एनी हाउ तो जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है पाकिस्तान के, अभी वो आसिम मलिक है। पहले तो ये है कि मोहित यूसुफ जब गए तो हमने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ही नहीं लगाया, ठीक है। और अरसा बाद हमें ख्याल आया तो हमने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो लगाया तो वो DGISI को लगा दिया। हालांकि जो कॉन्सेप्ट है ना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का, ये उसकी नफ़ी है। ISI चीफ को या किसी इंटेलिजेंस चीफ को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र नहीं होना चाहिए। आइडियल बात कर रहा हूँ मैं। वो इसलिए नहीं होना चाहिए कि इंटेलिजेंस या फ़ौज अपने बॉर्डर के इश्यूज़ को या अपने आर्च राइवल जो मुल्क होते हैं उनको एक ख़ास एंगल से देखते हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन होता है? जो कि सिविलियन और फौजी मौक़िफ़ दोनों को सुनता है और इंटरनेशनल अमूर को मद्देनज़र रख कर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को या अपने प्राइम मिनिस्टर को वो एडवाइज़ करता है, ठीक है। तो और अपनी ज़ाहिर है पॉलिसी को अब पाकिस्तान ने बना दिया ISI चीफ को। क्यों बनाया? मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, इन साहब के इनके दिल में यही होगा कि नेशनल सिक्योरिटी कस्टोडियन ही फ़ौज और ISI है पाकिस्तान में, तो इन्हीं को बना देते हैं। तो लेकिन जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है ना उसकी ये नफ़ी है। लेकिन एक बात उसमें है कि अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अगर कोई सिविलियन होता, फ़र्ज़ करें अगर मोहित यूसुफ होता या कोई भी XYZ, क्या वो कमिटमेंट को कर सकता था? अगर इंडिया के साथ कोई बात होती तो वो नहीं कर सकता था। मैं इसी पे ही बात करना चाह रहा था। तो अब ये कमिटमेंट करने की पोजीशन में है। आसिम मलिक साहब कोई बात अगर करेंगे ना कि वो कहते हैं कि जी हम आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं, इंडिया कहता है, पाकिस्तान कहता है, तो कमिटमेंट कौन देगा? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कम ISI चीफ एंड ISI चीफ। तो इस कमिटमेंट के ऊपर यानी कि अमल प्रैक्टिकल बात की है इन्होंने। एक और भी इसका जो है एस्पेक्ट ये भी हो सकता है ना कि जो पाकिस्तान में सबसे बाखबर तो ISI चीफ ही होता है, जिसके पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हर हवाले से इंटेलिजेंस की भी आ रही होती है, सारा कुछ आ रहा होता है। तो वो डिसीजन मेकिंग में भी जो है मेरा ख्याल है कि वो बड़ा इफेक्टिव हो सकता है। मतलब जो एक आपने उसका ये दूसरी साइड भी देखें तो उसमें फिर वही कमिटमेंट वाला भी है, और दूसरा ये कि इंफॉर्मेशन बेस्ड जो अगर कोई आप डिसीजन लेते हैं तो उस हवाले से भी, और तीसरा फिर जो है ये जो टाइमिंग थी उस टाइम कि भारत की तरफ से जो है वो हमला होने जा रहा था या हो चुका था, उस टाइम ये अपॉइंट किया गया था। तो मेरा ख्याल है कि वो उस टाइम फिर ये एक मेक शिफ्ट अरेंजमेंट के तौर के ऊपर भी हो सकता है, लेकिन आगे जाके अब ये उसका जो जिस तरह से वो किया एक्सटेंड कर दिया गया है, तो मेरा ख्याल है कि ये कोई एक उसके जो नेगेटिव हैं तो उसके पॉजिटिव्स भी हैं, प्रोज एंड कॉन्स। अच्छा नहीं, वो प्रोज एंड कॉन्स तो हर चीज़ के होते हैं, लेकिन आइडियल बात तो ये है ना कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का ऑफिस बड़ा मौसर होना चाहिए और यहाँ पे एक मौसर आदमी होना चाहिए। ISI का, IB का, फौज का अपना अपना एक रोल है ऑलरेडी। तो खैर पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली आइडियल डेमोक्रेटिक सिचुएशन नहीं है, बदकिस्मती है ये। खैर वो बताएं कमिंग बैक, हाँ SCO में जो एक तो ये है कि इन दोनों की तो तकरीरें हो गई, उन्होंने अपनी बात कर ली, इन्होंने अपनी बात कर दी। अभी हमारे पास मालूमात नहीं, वो देंगे कि क्या इन दोनों ने हाथ मिलाया या नहीं मिलाया। मेरा अंदाज़ा, मालूमात नहीं, ये मैं अंदाजे की बात कर रहा हूँ, मेरा अंदाज़ा है कि पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र DGISI आसिम मलिक ने हिंदुस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल से हाथ मिलाया होगा, मेरा अंदाज़ा है। मालूमात आपको देंगे, कंफर्म करके देंगे, लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है। अब चलते हैं आगे। किस बुनियाद पे अंदाज़ा है? मेरा अंदाज़ा इसलिए है कि मुझे ये मालूमात है कि दोनों फ़ोन पर इनफॉर्मली राब्ते में हैं। तो इस बुनियाद पे अगर वो इनफॉर्मली राब्ते में है तो इखलाकियात का तकाजा क्या है कि आमने सामने अगर मेरी और आपकी जितनी भी इख्तलाफ हो, फ़ोन पे हम रब्ता करते हैं कोई काम के लिए, लेकिन आमने सामने आएंगे 9 मुल्कों के सामने, SCO ममालिक के नेशनल सिक्योरिटी, तो हम नहीं हाथ मिलाएंगे। शाह जी मैं इस पर थोड़ा सा बताऊँ, मुझे लगता है नहीं हुआ होगा। उसकी मैं रीज़न मैं आपको बताता हूँ। मैं तो अंदाज़ा ही बताया। जो शंग्रीला एक वो हुआ है जो उसमें सिंगापुर में हुआ है गालबन, जिसमें हमारे चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के गए थे जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, और इंडिया की तरफ से जनरल अनिल चौहान गए थे। तो वहाँ पे भी ना हैंडशेक हुआ था, ना फ़ोन पे राब्ते में नहीं है ना। नहीं, फ़ोन पे हो या ना हो, जो मिलिट्री मैटर करता है मिलिट्री उससे ज़्यादा। आपको पता है ये इस तरह के जो कस्टम्स और ये होते हैं उसमें मिलिट्री ज़्यादा उसको वो करती है, फॉलो करती है। आपने जनरल अनिल चौहान वाला वो बयान सुना था कि जो सबसे ज़्यादा रैशनल लोग होते हैं जंग के दौर में वो यूनिफॉर्म जो पीपल होते हैं वो होते हैं। वो एक तरफ वे इस तरह की भी बात करें, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने वहाँ पे हैंडशेक नहीं किया,
कोई जो बायलैटरल मुलाकात तो दूर की बात है, वो फ़ोटो भी देखें तो एक तरफ जो है जनरल अनिल चौहान एक कोने पे खड़े हैं, दूसरे कोने पे जो है जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा खड़े हैं। तो मुझे ये लगता है उसको अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये इन्होंने कोई वो किया हो। आपने एक अंदाज़ा लगाया, एक मैंने, अच्छा वैसे आपस की बात है, जनरल अनिल चौहान हो या जनरल शमशाद शाहिर हो, अजीत दोवल हो या आसिम मलिक हो, अगर ये आपस में हाथ नहीं मिलाते तो ये कोई अच्छा काम नहीं कर रहे, ये कोई अच्छा काम नहीं कर रहे। इस पे ये कोई इंडिया बैशिंग या पाकिस्तान बैशिंग की बात नहीं है, ये बेसिक इखलाकियात हैं जिसने आगे आपकी बुनियाद रखनी है। दोनों मुल्कों ने अच्छे पड़ोसियों की तरह अगर रहना है तो शाह जी इसमें बुनियादी किरदार जो बुनियादी वजह मैं समझता ना वो भारत की है, हर धर्मी है। हर प्लेटफॉर्म के ऊपर, इवन पहलगाम इंसिडेंट के बाद से देख लें जिस तरह से उसका रवैया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान इसमें कोई रिलक्टेंट हो गया है। पाकिस्तानी जो क़यादत है हैंड शेक मिलाने के हवाले से, ये इंडिया की तरफ से ही ज़्यादा इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा चलिए, मैं इस वक्त इंडिया बैशिंग नहीं करना चाहता। आप जो बात कर रहे हैं ना कि जी वो इंडिया ही इंडिया, मैं नहीं करना चाहता, मैं कोई नहीं करना चाहूँगा। लेकिन आपको आगे मालूमात देता हूँ जो बड़ी मालूमात। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर और हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, कल हमने प्रोग्राम में जिक्र किया था कि ये दोनों राइट विंग के कंजर्वेटिव हैं। एक फ़ौज की तो बात आपने कर ली ना, या उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की बात कर ली, तो हमारे दोनों ही कंजर्वेटिव हैं। हमारा जो डिफेंस मिनिस्टर भी, राजनाथ उनके इंटीरियर मिनिस्टर भी रह चुके हैं। हमारे जो हैं ख्वाजा आसिफ फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। लेकिन इंडिया के बारे में इनकी जो ओपिनियन है, ये पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उससे अलाइन है। जो जैसी मिलिट्री सोचती है ये उससे। और फिर एक वजह शायद ये भी है कि ख्वाजा आसिफ साहब सियालकोट में रहते हैं, कश्मीरी बैकग्राउंड है, साथ इंडिया नज़र आता है। वो जो कतर की जंग टैंकों वाली हुई है ये इन्होंने देखी हुई है। तो एक वो पर्सनल शायद वजह भी हो सकती है। हुआ ये है, जो बड़ा वाक़या जो हुआ ये है कि SCO के वज़राए दिफा कॉन्फ्रेंस थी और इसमें तरतीब होती है नामों के एतबार से, मुल्कों के नामों के एतबार से। तो गालिबन तीसरे नंबर पे इंडिया का नाम था, यानी कि इंडिया के वज़ीर दिफा ने जो तकरीर करनी थी वो तीसरे नंबर पे करनी थी। तकरीरें पहले लिखी हुई होती हैं। तो राजनाथ सिंह ने तकरीर की और कहा कि जी देखिए दहशत गर्दी ख़त्म होनी चाहिए, लश्कर तैयबा ख़त्म होनी चाहिए, लश्कर जैश मोहम्मद और वो तंजीमें जो नाम लेते हैं। अच्छा वैसे आपस की बात है, इस बात पे हमें बुरा बनाने की क्या पाकिस्तान को क्या ज़रूरत है? पाकिस्तान ने इन तंजीमों को बैन किया हुआ है, तो हमें बुरा बनाने की क्या ज़रूरत है? हम भी तो इस तरह हैं। खैर, तो उन्होंने अपनी तकरीर में बातें की। ख्वाजा आसिफ साहब ने जब उधर बैठे हुए थे देखा तो अपने जो तकरीर है ख्वाजा आसिफ साहब ने उसमें एक पैरा इजाफा कर लिया। अच्छा, ठीक है। पैरा इजाफा क्या किया इन्होंने बेसिकली तरतीब ये है, उसमें असूल ये है कि आप जब भी कोई खिताब करेंगे तो आपने दूसरे मुल्क का नाम नहीं लेना। ठीक है, ठीक है। यानी कि भारत ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। अब पाकिस्तान की बारी थी, 5वें नंबर पे थी ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीर तरतीब में। तीसरे नंबर पे ये हो गए, 5वें नंबर पे थे ख्वाजा आसिफ। ख्वाजा आसिफ ने जब तकरीर की तो ख्वाजा आसिफ ने पहले तो SCO के झंडे के ऊपर बात की, ज़ाहिर है अपनी वो जो एक लिखी हुई तकरीर का हिस्सा था वो सारा किया। फिर एक इजाफी पैराग्राफ था जो इन्होंने बीच में शामिल किया था और बड़े इंटेलिजेंट, ज़ाहिर है इनके साथ ख्वाजा आसिफ के साथ इनका स्टाफ भी होगा, फॉरेन ऑफिस के लोग भी होंगे, तो क्रेडिट और डिसक्रेडिट वट एवर यू से। लेकिन इन्होंने ऐड किया। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बीच में लिखा कि दहशत गर्दी को अपनी अंदरूनी नाकामियों की वजह नहीं बतानी चाहिए। यानी दहशत गर्दी के ज़रिए अंदरूनी नाकामियों को छुपाया नहीं जा सकता। ये इनडायरेक्टली वही हो गया कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है, ये इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि जो पहलगाम का काम किया ना आपने वो फॉल्स फ्लैग था। ठीक है। फिर उन्होंने कहा जी पाकिस्तान दहशत गर्दी का शिकार है और बलूचिस्तान में दहशत गर्दी हुई है और जाफर एक्सप्रेस का जिक्र किया उधर कि जी जाफर एक्सप्रेस में भी और इन दहशत गर्दों को सजा मिलनी चाहिए और यहाँ पर दहशत गर्दी करा रहे हैं। और फिर उन्होंने अगला काम किया जिसे कहते हैं ना वो बहुत ही फ्रंट फुट पे आके उन्होंने छक्का मारा। ख्वाजा साहब ने छक्का मारा। उन्होंने कहा जी कुलभूषण सिंह यादव को हमने गिरफ्तार किया हुआ है और उसने एतराफ़ किया हुआ है कि वो करता है। अब कुलभूषण इंडिया का नाम नहीं लिया इन्होंने। अब ख्वाजा साहब ने इंटेलिजेंट किया
तो अब ये सारी बातें जा रहा है उधर भारत के सुन रहे हैं वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी सुन रहे होंगे और उनका स्टाफ भी सुन रहा होगा। तो जब तकरीरें मुकम्मल हुई तो जो राजनाथ सिंह है मांगा उन्होंने, नहीं राजनाथ सिंह ने कहा कि नहीं जी, मैंने भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि नहीं मैंने जवाब देना है, राइट टू रिप्लाई मांगा। असूल ये तय है कि दे नोबडी एंगेज नहीं करना, किसी एंगेज नहीं करना। जो चीनी होस्ट थे, चीनी जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने वो राइट टू रिप्लाई नहीं दिया। अच्छा, नहीं दिया भारत को। अच्छा, अब नहीं दिया। अब आई ज्वाइंट कम्युनिके, ज़ाहिर है उनको अच्छा नहीं लगा होगा। ज्वाइंट कम्युनिके तब इशू होता है जब सारे रुकन मालिक दस्तखत करते हैं। तो उन्होंने जब देखा तो बीच में पाकिस्तान का जिक्र ज़रूर था कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी होती है और ये वो पहलगाम, और फिर पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर का मामला हल करने की भी बात की थी, ठीक है, क्योंकि मुतनाज़ा तो UN के तहत है ना, उसमें इंडिया का जिक्र नहीं किया।